Hello children, this is my fifth lecture. Today I am explaining some other topic related to the accounting. So let's start the topics. Accounting as a source of information. Accounting as an information system is a process of identifying, measuring, recording, summarizing and communicating the information about business to interested users of such information. Its meaning is अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है उससे जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारे फाइनल जो अकाउंट्स हैं जब वो हमें किसी डिटेल के बारे में बताते हैं, हमारे प्रॉफिट लॉस के बारे में बताते हैं, हमारे बैलेंस शीट के बारे में, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या है, एज अ इंफॉर्मेशन कलेक्शन है जिसे हम अपने किसी भी पार्टीज़ के आउटसाइडर और इनसाइडर जो भी हमारे पार्टीज़ हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स जो हमारे साथ हैं, उन सभी के लिए वो एक इंफॉर्मेशन की तरह काम करेगा। यहाँ पर अकाउंटिंग की अभी तक हमने बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि अकाउंटिंग की एक प्रोसेस है दैट इज़ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो इसका मतलब है कि जब हम इन सब स्टेप्स के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर होंगे या जो भी हमारे पास डिटेल होगी उनका एक कंक्लूज़न हमारे पास होगा। उस कंक्लूज़न को हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूज़र्स हैं उनके लिए एज ए इंफॉर्मेशन कलेक्शन हमारा हो जाएगा और हम उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। Parties interested in accounting information. Which parties has interested in the accounting process? That is internal or external users. Accounting information is used by various group of people who have contact with the business enterprise. यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या इन्फॉर्मेशन उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी हमारे पास कॉन्टैक्ट में हैं। पीपल हु हैव कॉन्टैक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइज, कि जितने भी लोग हमारे पास हमारे बिजनेस से, एंटरप्राइज से हमारे रिलेटेड हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में है, उन सभी लोगों के लिए जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास कलेक्शन है अपने डेटा का, उसके लिए वो एक इन्फॉर्मेशन है और जो मैंडेटरी है। दीज यूजर्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दैट इज टू ग्रुप्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। First is internal users are the persons who have a direct interest in the business enterprise such as owners and management. जितने भी इंटरनल यूज़र्स हैं जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेक्शन है वो सभी इंटरनल यूज़र्स होते हैं, जैसा कि ऑनर्स, कंपनी के या फर्म के जो ऑनर्स है जिनका इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, उनके ऑनर्स, उनके मालिक। मैनेजमेंट, जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम उनके साथ काम कर रहा है, जितने भी मैनेजमेंट में लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो कलेक्शन ऑफ डाटा है, वो हमारा जो प्रोसेसिंग है, जो हमने अभी प्रोसेसिंग में एक डाटा जो कलेक्ट किया है, वो सभी इन्फॉर्मेशंस इन सभी लोगों के लिए कंपलसरी है और इन सभी लोगों को भी ये जानना है कि हमारी फर्म में क्या हो रहा है और कैसे सारी चीज़ें मेंटेन हो रही है। फर्स्ट इज ऑनर्स, contribute capital in the business and as such want to know about the profitability and financial position of the business. Owners का मतलब होता है ऑनर की मालिक, जो भी फर्म में मालिक है। कंट्रीब्यूट कैपिटल, जिसका कंट्रीब्यूशन बिजनेस में है और उस बिजनेस के बारे में वो जानना चाहता है लगातार। अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स जो प्रॉफिट का रेशो है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या शो कर रही है, मेरे पास जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो रेशो है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर या एडवांस ईयर होने वाला है, उन सभी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी मेरा क्या है। बिजनेस, दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो वेदर द प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और यहाँ पर वो ये भी जानना चाहता है कि जो मेरे प्रॉफिट है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं या क्यों डिक्रीज हो रहे हैं या कैसे हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं या क्या रीज़न है डिक्रीज होने के। दीज आर द क्वेश्चंस विच हैव टू नो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलेक्शन ऑफ डाटा। व्हाट आर द रीजंस फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, कि जो भी मेरे प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, डिक्रीमेंट हो रहे हैं, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसा किन वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है उसके। तो इन सब रीजंस को भी वो जस्टिफाई करना चाहता है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट,
फिक्स एसेट का मतलब होता है जो एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म। अब अगर हम यहाँ पर बात करें लॉन्ग टर्म का मीन होता है जब कोई भी एसेट हमारे पास 1 साल से ज़्यादा के लिए होती है, दैट इज़ कॉल्ड द फिक्स एसेट, उन्हें हम फिक्स एसेट कहते हैं। दूसरी चीज़ जो फिक्स एसेट होती है वो हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, लंबे समय तक हमारे लिए काम करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फिक्स एसेट। लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास एक लंबे समय तक रहती है। सपोज आपने एक फ्रिज खरीदा, तो फ्रिज आपके पास अब कितने साल तक मिनिमम, कम से कम आपके पास 10 साल तक, 15 साल तक, 12 साल तक, इस तरह से वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसको यूज़ करेंगे। तो इस तरह की एसेट्स को, इस तरह के सामान को हम अपना फिक्स एसेट्स कहते हैं। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड ओनली बाय अकाउंटिंग। अब उसने कहा कि ऑनर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन हमसे चाहिए, ऑनर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए अपने मैनेजमेंट सिस्टम से कि क्या मेरा कैपिटल, जो मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बदले में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या मेंटेन हो रही है, या क्या मेरा फ्यूचर रेशो था, या क्या मेरा प्रीवियस रेशो था, या क्या हमारा करंट रेशो है, और फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या शो कर रही है, स्टेबिलिटी है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में या नहीं। और इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है कि जो प्रॉफिट है वो क्यों बढ़, किस तरह से, कैसे बढ़ा, हमने उसके लिए क्या अचीवमेंट किए, या किस तरह की वर्किंग हमारी थी, मैन पावर क्या था, मोटिवेशन क्या था, या हमारे मैनेजमेंट में किस तरह की स्ट्रेटजीज वहाँ पर अप्लाई की, प्लानिंग क्या हुई, जिस वजह से हमारा प्रॉफिट जो इंक्रीज हुआ। डिक्रीज अगर हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, उसके रीज़न क्या है, बिहाइंड द रीज़न ऑल्सो कैलकुलेट व्हाट आर द रीज़न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट के इंक्रीज और डिक्रीज होने के रीज़न क्या है, उन पर्टिकुलर रीज़न को भी वो पूछ रहा है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस से और अपने अकाउंटिंग मैनेजर जो भी वहाँ पर उसको मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, कि जो भी हमारे पास अभी करंट में जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, इन फ्यूचर उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। सपोज अगर हमने एक फ्रिज खरीदा और फ्रिज को हमने 10 ईयर्स तक यूज़ किया, तो धीरे धीरे इस तरह की एसेट क्या होती है, वो पुरानी होती रहती है। जब वो पुरानी होती है तो उनके ऊपर अब वो हमेशा एक जैसी कीमत की नहीं होती। सपोज मैंने फ्रिज, अगर आज एक फ्रिज खरीदा और उसकी 20,000 की कॉस्ट थी, 20,000 की कॉस्ट है, और उसके लिए मुझे एक यूज़फुल टाइम मिला है सेलर की तरफ से, और 10 ईयर का वहाँ पर मुझे उसके यूज़फुल टाइम के लिए कहा गया है कि 10 ईयर तक ये आपका काम करता रहेगा। अब वहाँ पर फ्रिज जो मैंने आज अगर 20,000 का ख़रीदा है, तो क्या नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू 20,000 की होगी। सपोज़ वो फ्रिज मुझे बेचना है, मुझे उससे बड़ा लेना है, या कुछ नया मॉडिफिकेशन, कोई नया बाज़ार में आया है, मुझे वो चाहिए, और अगर मैं उसको सेल करना चाह रही हूँ और मैं उसको बेचना चाहूँ, तो क्या मुझे उसके 20,000 आज मिलेंगे? नहीं, क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है, आपने उसको यूज़ कर चुके हैं। तो इस तरह से वहाँ पर उसकी वैल्यू, अगर सपोज 15,000 की उसकी वैल्यू एस्टिमेट की जाएगी, तो इसका मतलब 5,000 की आपकी जो फ्रिज की वैल्यू थी उसमें आपकी कमी हुई, जिसको हम कहते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब किसी एसेट्स का लगातार घटते रहना एक पर्टिकुलर रेशो में, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिशिएशन। तो इसी तरह से फिक्स एसेट की वो कह रहा है कि जब मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, तो कैपिटल के इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमने फिक्स एसेट खरीदी, उन फिक्स एसेट्स की लॉन्ग टर्म जो वैल्यू है वो क्या रह जाएगी उनके यूजफुल टाइम के बाद, या फिर उनकी करंट वैल्यू क्या है, या उसके बाद हमारी प्रॉफिटेबिलिटी या हमारे प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन, इन सब चीज़ों के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। लेकिन उसके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी ओनली बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द इफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मैनेजमेंट का काम है कि जो भी हमें ऑनर कह रहा है उन रिसोर्सेज और जो भी उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, या जो भी रिसोर्सेज हमें अपने ऑनर की तरफ से दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों को अरेंज करके एक बेटर मैनेजमेंट काम करना, और सभी जो भी स्मूथली जो भी हमारे बिजनेस का वर्किंग है, उस सभी काम को हमें स्मूथली रनिंग कराना है, इफ़िशिएंट बनाना है, जिससे दूसरे लोगों के लिए भी वो एक मॉडल हो। देयर नीड्स आर मेट बाय द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलेगी? हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हमें मैनेजमेंट को धीरे धीरे ये सब पता चलता रहता है कि फर्म किस तरह से स्टेबल होगी, या फर्म का फ्यूचर क्या है, फर्म कैसे ग्रो करेगी, फर्म के अंदर मैनेजमेंट वर्किंग प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, फर्म के प्रॉफिट क्या हैं, फर्म के लॉसेस क्या हैं, फर्म के पास अपनी लायबिलिटीज़ कितनी है, फर्म की जो धीरे धीरे रेपुटेशन है मार्केट में वो क्या है। तो इस तरह से मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू ये सारी डिटेल भी जो है वो प्रोवाइड होती रहती है और जिनसे वो ये चेक करता रहता है कि मेरी जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो कितना स्मूथली वर्किंग कर रहा है या अभी हमें उनके अंदर काम करने की ज़रूरत है। Their needs are met by the accounting information provided by published reporter of the business enterprise like as profit and loss, balance sheet and cash flow statement। यहाँ पर मैनेजमेंट जब एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा तो उसे अपने एंटरप्राइज के बारे में जो रनिंग कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, उसके बारे में डिटेल पता चलेगी। उसके बाद वो कह रहा है कि पब्लिश रिपोर्ट टू बिजनेस, कि जो भी रिजल्ट उसके पास है उन सभी रिजल्ट से उसको पता चल रहा है कि हमारे प्रॉफिट और लॉसेस क्या हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में क्या है, हमारी एसेट्स क्या हैं, हमारी लायबिलिटीज़ क्या हैं। कैश फ्लो का मतलब मैंने उस दिन बताया था कि कैश फ्लो हैज़ 2 टाइप्स, दैट इज़ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब जो भी कैश हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर मीन्स करंट ईयर, कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के टाइम को हम करंट ईयर कहते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो वहाँ पर बता रहा है कि एक साल में आपके पास 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपके पास क्या कैश आया और क्या कैश गया। तो जो हमारे पास कैश आया दैट इज़ कॉल्ड द इनफ्लो कैश, और जो हमारे पास गया दैट इज़ कॉल्ड द आउटफ्लो। आउटफ्लो, फ्लो का मतलब है वहाँ पर उस चीज़ को फ्लो करना, कि फ्लोटिंग हो रही है, कि जो हमारे पास कैश है वो आ रहा है और जो कैश है वो जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों से मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने बिजनेस स्टडी के लिए। Next are external users. Individuals or organization who have present or future interest in the business enterprise but are not part of management are called external users of accounting information। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि external users वो सभी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके अंदर लोगों का इंटरेस्ट तो है लेकिन वो वर्किंग फर्म के अंदर नहीं है और वो बाहर हैं, और बाहर रहने के साथ साथ भी वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। द एक्सटर्नल यूजर्स आर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर मीन्स जो हमारी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इन्वेस्टर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है जिनसे हमें पैसा उधार मिला है या हमें पैसा उधार देना है, जिनके साथ भी हमारी क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्रेडिटर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं लेनदार। नेक्स्ट इज़ लेंडर्स, जो भी हमारे पास लेंडर्स हैं, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो जो हमारी फर्म के अंदर एक काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ अटैचमेंट में है, हमारे साथ इंटरेक्शन में भी है, हमारे और फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इंटरनली नहीं है और बाहर हैं और हमारे साथ बाहर से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या एडवांटेज है हमारी अकाउंटिंग की? फर्स्ट इज़ हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि जो भी हमारा अकाउंटिंग जो हमारी है वो हमारे मैनेजमेंट के, बिजनेस के, हमारा जो मैनेजमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैनेजमेंट नीड अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द इफ़िशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि जो भी बिजनेस में रनिंग हो रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसके बारे में मैनेजमेंट को पता रहता है और वो और कितना ज़्यादा उसको स्मूथली इफ़िशिएंट कर सकती है, उन सब चीज़ों से उसको वो हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन प्लानिंग। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उनसे उनको हेल्प मिलती है अपनी प्लानिंग करने के लिए। मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीज और डिक्रीज, कि हमारी जो सपोज हमने एक प्लानिंग की थी कि हमें अपनी सेल को इतना ज़्यादा बढ़ाना है लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाया सपोज, तो वहाँ पर हमारे क्या रीज़न है, क्या हमारी प्लानिंग में प्रॉब्लम थी कि जिस वजह से हमारी सेल प्रोसेस नहीं कर पाई, इंक्रीज़ नहीं हुई, या हमारा जो प्लानिंग था उसके अकॉर्डिंग हमारी जो सेल है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है या डिक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये हमारे जो अकाउंटिंग प्रोसेस है या जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उससे हमें हेल्प मिलती है, हेल्पफुल इन प्लानिंग। सो ऑल्सो अकाउंटिंग हैज़ इम्पॉर्टेंट इन प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है उन सब के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। एट टाइम द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक अ नंबर ऑफ डिसीजन, कि जब कोई भी मैनेजमेंट काम करता है तो उसे बहुत सारे डिसीजन अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने काम के लिए लेने पड़ते हैं, अपने बिजनेस फर्म के लिए।
फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मैनेजमेंट कह रहा है कि मेरे जो प्रोडक्शन है या जो मेरा जो प्रोडक्ट है उनके क्या मैं सेलिंग प्राइस रखूँ जो मेरे लिए भी अच्छा हो, जिसमें मुझे भी प्रॉफिट हो, और जो मेरे मार्केट है, मार्केट में जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड टू द कस्टमर, मैं कितना उनको डिस्काउंट दूँ जिससे वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हों। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच डिसीजन। तो इन सभी तरह के डिसीजंस के लिए भी हमारी जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग की वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, कि यहाँ पर कंट्रोल करने में कैसे हेल्पफुल है, कि सपोज मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इनकर्ड इज़ रीजनेबल एंड नो डिपार्टमेंट इन ओवर स्प्रेडिंग, कि जो भी हमारा ओवर स्प्रेडिंग हो रहा है, अगर कि जो भी हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो प्लानिंग की है, जो डिसीजंस बनाए हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्प्रेड ना करें, बहुत ज़्यादा इस तरह से हम उनको फॉलो ना करें कि लोग उनको अप्लाई करने ना कर पाएँ। तो इस तरह से जो हमारी, और उनको उनके काम के बदले में हम रिगार्ड करें, ना कि उनके ऊपर हम इतना ज़्यादा कंट्रोल करें कि वो इस ओवर स्प्रेडिंग की हमारी जो प्लानिंग है वो उनके लिए बर्डन बन जाए, हमारे जो डिसीजन है वो उनके लिए लिमिटेशन बन जाए। तो इस तरह से हमारे कंट्रोलिंग सिस्टम में भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करती है। प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, इसको हम बार बार समझ रहे हैं कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से जो भी हमारे पास डेटा है वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड है और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, कि जहाँ पर हम एक स्टेप को इधर उधर नहीं कर सकते हैं, और सिस्टमेटिकली हमने अपने रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, जिससे हमारे पास जो रिजल्ट है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, लेजर, जनरल, तो वो सभी हमारे तभी हमें यूज़फुल होंगे, या तभी हमारे पास एक जो गुड कंक्लूजन होगा जब हम उसको कंप्लीट करेंगे और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हम वहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। Accounting keeps a prompt and systematic record of all the transactions of summarize them in order to provide a ट्रू पिक्चर ऑफ देयर एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंटिटी, कि इसका मतलब है कि जब हमारे पास एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा तो हम अपने फर्म के बारे में जो भी हमारे जो भी चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में हमने उसको मेंटेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसको मेंटेन करने का रीज़न ये भी है कि जो भी हम अपने डेली यूज़ में जो वर्किंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उन सभी छोटी बड़ी चीज़ों को हमें याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास एक कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा तो हम उन सब चीज़ों के थ्रू कभी भी अपने सिस्टम को, कभी भी अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, किसी को देखने के लिए शो कर सकते हैं, एक कंक्लूज़न वहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमने मेंटेन नहीं किया है, वो कंप्लीट नहीं है, सपोज आपने अपनी एक जो वर्क नोटबुक है वहाँ पर अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन नहीं लिखा, तो इसका मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। जब वो कंप्लीट नहीं हुआ है और सिस्टमेटिक नहीं है तो उसका कंक्लूजन या कोई उसका रिजल्ट भी आपके पास नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हमें मिलती है अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमारे फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे या क्या हमारे लॉस हैं, या क्या कैसे हम उनको चेंज इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर जो डिक्रीज़ हो रहे हैं उनका रीज़न क्या है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन। अब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ये भी पता चल रहा है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है और कैसे हम उसको और ग्रो कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं। तो ये सब पॉसिबल है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से। नेक्स्ट इज़ एनेबल कंपैरेटिव स्टडी, कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उससे हम अपना एक कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, उसको हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपने प्रीवियस ईयर से, अपने प्रीवियस ट्रांजैक्शंस से। और इसका मतलब ये भी है कि सपोज़ हमने जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा है वो हमें हेल्प करता है कि जो ऑनर अगर चाहे कि कंपैरेटिव, कि मुझे कंपैरिजन करके बताओ कि नेट जो हमारा पिछले साल में प्रॉफिट था, ये जो करंट ईयर में मेरा प्रॉफिट है उनमें कितने चेंजेस हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट लास्ट ईयर ज़्यादा थे या इस साल ज़्यादा हैं या कम हैं, या हमारे जो एक्सपेंसेस थे जो हमने खर्चे किए हैं अपने प्रोडक्शन पर वो हमारे ओवर थे लास्ट ईयर या इस बार हमारे कम हैं।
या सेल्स हमारी कितनी है, किस रेशो में काम कर रही है, या हमारा प्रॉफिट का रेशो क्या है। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी के रिजल्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि जो भी हम अपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और प्रॉपरली अगर हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हमें उसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि हमारे इनकम टैक्सेस क्या हैं, हमारे सेल टैक्स क्या हैं, और कब हमारा ऑडिटेशन होता है, कब हमारा ऑडिट होता है, ट्रस्टेड क्या काम कर रही हैं, और टैक्सेशन अथॉरिटी तो वहाँ पर सभी आपकी इन्फॉर्मेशन को, कलेक्शन को मांगती है, जिसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी के बारे में पता चलता है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब कि जब आपने जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, जो भी आपने एक साल में काम किया है, उन सभी पर आपका इनकम टैक्स, सेल टैक्स क्या है, कितना चार्ज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेगुलर पे कर रहे हो या नहीं। तो ये सब चीज़ें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कि जो भी हमारे लीगल मैटर्स हैं, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स सपोर्टेड बाय ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज अ फर्म एविडेंस। कि अगर कोई फर्म आपसे पूछ रही है कि आपने क्या किया, कितना प्रॉफिट आपने किया, आपकी एसेट्स क्या हैं, आपके इंटरनल यूज़र कौन है, आपके एक्सटर्नल यूज़र्स कौन है, आपकी सेल्स क्या का रेशो क्या है, आपकी परचेजिंग का क्या है, तो उन सभी चीज़ों से वो जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं, जो भी हमने अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में जो हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो हमारा एक लीगल मैटर है, जिसको हम कभी भी अगर कोई इंटरनल या आउटसाइडर हमसे डिमांड करता है तो वो एज ए एविडेंस हमारे पास रहेंगे और हम उनको आराम से शो कर देंगे। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट इन सेल ऑफ बिजनेस, कि जो भी हमारी बिजनेस में सेल हो रही है उन सभी सेल के लिए भी हमें अकाउंटिंग में प्रॉपरली वो पता चलता रहेगा। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, कि यहाँ पर अगर आपको अपनी फर्म पर या अपनी जो एसेट्स हैं उन पर अगर आपको फर्म को कुछ नया करने के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट चलाने के लिए आपको लोन चाहिए, तो वो भी आपको लोन में हेल्प करती है। जैसा कि उसने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि जब आप लोन अगर बैंक से लेना चाहें तो बैंक से लोन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास अपनी एसेट्स का रिकॉर्ड है, आपके प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड है, आपकी बैलेंस शीट का रिकॉर्ड है। तो इन सब चीज़ों के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, इन सब रिकॉर्ड के थ्रू बैंक जब इनको लीगल करेगा और अपेयर कर देगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली है, और इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि जो हमारा लोन है वो क्या बोलते हैं इजीली वापस आ जाएगा, तो वो बैंक आपको प्रमोट करेगा और आपके जो लोन है वो भी क्रिएट हो जाएंगे इजीली। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया अकाउंटिंग एज अ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पार्टीज रिलेटेड टू इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज। इस तरह से यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में हमारा लगभग यही था, ये मैंने कंप्लीट किया। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास क्वेश्चंस यहीं से मेंटेन हो जाएंगे। सपोज 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, दीज आर द क्वेश्चंस। Classifying, summarizing, what is the process of accounting, objective of accounting, next is function of accounting, bookkeeping, accounting and accountancy, difference between the bookkeeping, accounting and accountancy, distinction between bookkeeping and accountancy also. Next is cost accounting, management accounting, financial accounting, difference between accounting and accountancy. So these are the related chapter questions, so you have to do in these notes in your properly, sorry, in these your notebook properly. So take care students and goodbye.